Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of endotracheal intubation. Let's begin the class. Maneuver used in endotracheal intubation. कुछ ऐसे मैन्यूवर्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान यूज़ की जाती है, जिनके थ्रू जिन मैन्यूवर्स का यूज़ करके हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे मैन्यूवर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान हेल्प ले सकते हैं और उनका यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा और बेटर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है, देखिए पॉइंट, visualization of the vocal cord can be aided by the using laryngeal manipulation that is known as burp, B-U-R-P, burp। जो विजुअलाइजेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, यानी कि नॉर्मली क्या किया जाता है, जब आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हो तो आपको वोकल कॉर्ड को देखना होता है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड के विजुअलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, लेरिंजियल मैनिपुलेशन किया जाता है। वोकल कॉर्ड के विजुअलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, वोकल कॉर्ड को अच्छे से देखने के लिए क्या किया जाता है, लेरिंजियल मैनिपुलेशन किया जाता है। और लेरिंजियल मैनिपुलेशन करने की वजह से, लेरिंजियल जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बर्प, B-U-R-P। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में आगे। बर्प का मीनिंग क्या होता है, अब ये देखिए, बर्प मीनिंग अप्लाइंग बैकवर्ड, अपवर्ड, राइटवर्ड प्रेशर ऑन थायराइड कार्टिलेज। जो थायराइड कार्टिलेज जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे जब हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब वो प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए B-U-R-P में देखिए बैकवर्ड, U का अपवर्ड और R-P का मतलब है राइटवर्ड प्रेशर अप्लाई करना। कहाँ करना है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, कौन सा करेंगे, बैकवर्ड, अपवर्ड और राइटवर्ड प्रेशर। तो उससे क्या होगा, इस बर्फ का यूज करके क्या होगा, जो वोकल कॉर्ड है उसका अच्छे से विजुअलाइजेशन होगा ड्यूरिंग लेरिंजियोस्कोपी, और उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इजीली इंट्यूबेट कर पाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट वन है बर्प मैन्यूवर। अब बर्प मैन्यूवर को आप देख सकते हैं, ठीक है, इमेज को जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे। बैकवर्ड, अपवर्ड और राइटवर्ड प्रेशर, मतलब नीचे, ऊपर और राइट साइड में प्रेशर, नीचे, ऊपर और राइट साइड में प्रेशर है, वो लगा करके रखना होता है, जिसको बोलते हैं अपन बर्प मैन्यूवर। तो अगर एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि बर्प मैन्यूवर कहाँ यूज किया जाता है, तो कहाँ यूज किया जाता है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान बर्प मैन्यूवर यूज किया जाता है। और बर्प मैन्यूवर के अंदर क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर अप्लाई कहाँ किया जाता है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। और बर्प प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, बर्प की मीनिंग में ही छुपा हुआ है, बी बैकवर्ड, अपवर्ड और राइटवर्ड क्या लगाना है, हमें प्रेशर लगाना है। कहाँ लगाना है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। ठीक है, जिससे जो वोकल कॉर्ड है उनका विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा ड्यूरिंग लेरिंजियोस्कोपी। ठीक है, जब लेरिंजियोस्कोप हम इंट्रोड्यूस करके, मुंह के अंदर इंट्रोड्यूस करके हम लेरिंजियोस्कोपी करेंगे तो उस दौरान हमें वोकल कॉर्ड अच्छे से दिखेगा और इंट्यूबेशन है वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सैलिक मैन्यूवर। ये भी एक ऐसा मैन्यूवर है जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, थोड़ा आसान बना देता है। तो आइए इस मैन्यूवर के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन है, इन दिस मैन्यूवर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द क्रिकोइड कार्टिलेज। सैलिक मैन्यूवर के अंदर हम कहाँ पे प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, दोनों मैन्यूवर के अंदर, बर्फ और सैलिक दोनों के अंदर क्या कर रहे हैं, अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो बर्फ में अपन प्रेशर अप्लाई करते थे, किस पे कर रहे हैं, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। और सैलिक मैन्यूवर में कहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, सैलिक मैन्यूवर में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर। आइए देखिए, अप्लाइंग फर्म डाउनवर्ड, देखिए ये एरो का निशान दिखा करके बताया गया है कि अप्लाई द फर्म प्रेशर डाउनवर्ड ऑन क्रिकोइड कार्टिलेज और क्रिकोइड रिंग दैट पुश द वोकल कॉर्ड डाउनवर्ड सो दैट विजुअलाइजेशन इज मोर इजीली। इसमें क्या किया जाता है, एक डाउनवर्ड प्रेशर लगाया जाता है क्रिकोइड रिंग के ऊपर, क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर। ठीक है, लेरिंजियल कार्टिलेज है, लेरिंग के अंदर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रेकिया के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनमें क्या कर रहे हैं, अपन जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उस क्रिकोइड कार्टिलेज को क्या कर रहे हैं, अपन डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर लगाया जाता है। कितना प्रेशर लगाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3 kg। ठीक है, और ये चीज़ ये अब आपका सवाल होगा कि सर कैसे पता लगेगा। ठीक है, कोई ऐसी 3 किलो की कोई वस्तु थोड़ी रखी जाएगी उसके ऊपर, नहीं, अपने हाथ से ही प्रैक्टिस की जाती है कि 3 किलो के हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस मैन्यूअर से, जो सारी प्रैक्टिस से आप
सीख सकते हो। तो नॉर्मली 3 kg का प्रेशर लगाया जाता है ड्यूरिंग सैलिक मैन्यूवर, और क्रिकोइड रिंग के ऊपर, क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड है उनका विजुअलाइजेशन ईजिली हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सैलिक मैन्यूवर। सैलिक मैन्यूवर को यहाँ पे बताया गया है, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जो अपन बर्फ में अप्लाई कर रहे थे प्रेशर, वो कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें अपन क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया था। उसके बाद हम अब सैलिक मैन्यूवर में जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पे करेंगे अपन, क्रिकोइड थायराइड मेम्ब्रेन और क्रिकोइड कार्टिलेज। यहाँ पर देखिए क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे वोकल कॉर्ड है वो इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर इमेज दिखाई गई है और इस इमेज में पूरा क्लियर हो रहा है कि कौन सा सैलिक मैन्यूवर है और कौन सा बर्फ मैन्यूवर है। बर्फ में हम थायराइड कार्टिलेज पे करते हैं और इसमें हम क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। और थायराइड के ऊपर जो बर्फ प्रेस, थायराइड में जो बर्फ मैन्यूवर किया जाता है वो थायराइड कार्टिलेज पे किया जाता है, उसमें बैकवर्ड, अपवर्ड और राइटवर्ड प्रेशर लगाया जाता है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट देखते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कैन बी डन वाया द नेजल एंड ओरल रूट। नॉर्मली दोनों रूट ही प्रीफर किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन, और पेशेंट की जो भी सिचुएशन होती है, जो भी कंडीशन होती है, उस कंडीशन के दौरान हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन का रूट है वो डिटरमाइन किया जाता है। नॉन कॉमनली ओरल और नेजल रूट है वो प्रीफर किए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ओरल रूट प्रीफर किया जाता है। अगर ओरल रूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसी भी इंजरी वजह से, टॉन्सिलर एब्सिस है, ठीक है, कुछ मालमपाती स्कोर अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेजल रूट भी प्रीफर कर सकते हैं। तो जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो कैसे किया जाता है, ओरल रूट से भी किया जाता है और नेजल रूट से भी किया जाता है। नेक्स्ट वन है, इम्प्रॉपर इंट्यूबेशन टेक्निक में रिजल्ट इन ट्रोमा टू टिथ, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू ऑफ माउथ एंड पोस्टीरियर फेरिंग। सेकेंड पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपकी इंट्यूबेशन के दौरान अगर आपने जो टेक्निक यूज कर रहे हो, लेरिंग्स को लेरिंगोस्कोप को हैंडल करने की, पेशेंट की नेक को हैंडल करने की, अगर आपकी टेक्निक्स ठीक है तो आपका इंट्यूबेशन ईजी और सिंप्लीफाई तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इम्प्रॉपर टेक्निक्स का अगर आप यूज करोगे ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो आप क्या करोगे, पेशेंट को ट्रॉमा करोगे। ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट का दांत तोड़ दो, ठीक है, पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू, ओरल कैविटी के अंदर जो माउथ के अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यू जो उनको इंजरी करो, लेरिंजियोस्कोप से कर दो, ट्यूब से आप ट्यूब को अंदर की तरफ डालते समय आप एंडो जो और माउथ है उसकी मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर दो, पोस्टीरियर फेरिंजियल वाल के ऊपर आप इंजरी कर दोगे। ये सारी इंजरीज कब होंगी, कब होंगी, जब आप इम्प्रॉपर टेक्निक्स का यूज करोगे ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। आई होप मेरे द्वारा जो भी क्लासेस आपको लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है, confirmation of the endotracheal tube placement should be done immediately after the intubation to protect against the esophageal intubation। इसमें ये बताया गया है, ये थर्ड वन पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे ही आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब को लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, ट्रेकिया के अंदर आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो जैसे ही आपने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को ट्रेकिया में इंसर्ट किया, उसके बाद तुरंत अपने को क्या करना होगा, एज ए नर्स, एज ए क्रिटिकल केयर नर्स और एज ए एडवांस प्रैक्टिस नर्स, हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें ट्यूब को फिक्स करने से पहले हमें क्या करना है, ट्यूब के प्लेसमेंट को प्रॉपर चेक करना है। ट्यूब के प्लेसमेंट को प्रॉपर चेक करना है कि ट्यूब है वो लंग्स में ही है, मीनिंग की ट्रेकिया में ही तो है ना, गलती से ईसोफेगस में तो नहीं चली गई, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है, ठीक है। जैसे ही ट्यूब का इंट्यूबेशन होता है, इंट्यूबेशन होने के बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर इंट्यूबेशन हो चुका, उसके बाद हमें क्या करना है, फिक्स करने से पहले, ट्यूब को फिक्स करने से पहले हमें क्या करना है, ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है, कि प्लेसमेंट चेक करना है कि ट्यूब एक्चुअली में लंग्स में ही है, मतलब ट्रेकिया के अंदर ही तो है ना, कहीं गलती से ईसोफेगस के अंदर तो इंट्यूबेशन नहीं हो गया। नेक्स्ट वन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ द confirmation of that endotracheal tube placement is done through the auscultation of bilateral breath sound and bilateral chest rise। अब इसमें ये बताया गया है कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है उसके प्लेसमेंट को चेक करने का मेथड बताया गया है, ठीक है। तो कैसे अपन चेक करेंगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो ट्रेकिया के अंदर ही है कि नहीं है, तो इसका बताया गया है कि अब क्या करना है, पेशेंट के ब्रीथ साउंड, ठीक है,
बाइलेटरल मतलब दोनों लंग्स के दोनों राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के अंदर हमें क्या करना है, ब्रीथ साउंड चेक करने हैं, अस्कल्टेट करने हैं, ब्रेथ साउंड को सुनना है। ब्रेथ साउंड सुनेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि दोनों लंग्स के अंदर जो एयर एंट्री है, ठीक है, वाया एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो एयर एंट्री है वो प्रॉपर है कि नहीं है। क्या किसी एक लंग्स की साइड में वो मुड़ी हुई है, ज़्यादा तो नहीं है, किसी एक लंग्स में तो ज़्यादा हवा नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये सारी ये मेथड है। एक मेथड तो ये होता है कि हमें क्या करना है, बाइलेटरल एयर एंट्री को चेक करना है, मतलब बाइलेटरल ब्रीथ साउंड को चेक करना है, ठीक है, लंग्स बाइलेटरल लंग्स को हमें अस्कल्टेट करके। साथ के साथ दूसरा मेथड है कि बाइलेटरल चेस्ट राइज, हमें देखना है पेशेंट की चेस्ट है वो बाइलेटरली राइज तो हो रही है ना, मतलब दोनों लंग्स एक साथ उठ रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। बाइलेटरल जैसे ही आप पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करोगे आपको पता लग जाता है कि जो लंग जो ट्रेकिया है, जो जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, उसकी वजह से जो वेंटिलेशन हो रहा है वो किसी एक लंग्स में तो ज़्यादा नहीं हो रहा या किसी एक में कम हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों लंग्स में बराबर जो वेंटिलेशन है वो अचीव करना है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट के दो मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड है कि आप पेशेंट का क्या कर सकते हो, बाइलेटरल लंग साउंड को असिस्ट कर सकते हो या बाइलेटरल एयर एंट्री को चेक कर सकते हो। दूसरा है बाइलेटरल चेस्ट राइज को भी चेक करके हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन का पता लगा सकते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो उसका प्लेसमेंट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नोट कंटिन्यूअस कैप्नियोग्राफी असिस्ट इन कंफर्मिंग द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। कैप्नियोग्राफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्नियोग्राफी? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कैप्नियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, मैं वेट करूँगा। फर्स्ट वन है, पॉइंट ये बता रहा है कंटिन्यूअस कैप्नियोग्राफी असिस्ट इन कंफर्मिंग द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। इसमें ये बताया गया है हमें कि कैप्नियोग्राफी का मतलब है मॉनिटरिंग ऑफ CO2, ठीक है, कि CO2 है वो लंग्स से CO2 कितनी निकल रही है उसकी 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 जो अमाउंट है उसको मॉनिटर करते हैं, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। एक पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसको बोलते हैं कैप्नियोग्राफी। ये कार्डियक मॉनिटर के अंदर सिस्टम होता है, वो कैप्नियोग्राफी आपको दिखाते रहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पेशेंट का कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस कैप्नियोग्राफी पेशेंट की मॉनिटर करनी है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि पेशेंट के अंदर CO2 का रिटेंशन तो नहीं हो रहा। अगर पेशेंट के अंदर CO2 का रिटेंशन हो रहा है तो हम ये समझेंगे, ये हमें इंडिकेशन मिलेगा कि जो हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब करी है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करी है वो प्रॉपर प्लेसमेंट पे नहीं है, वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। क्योंकि अगर आपने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया है और आपकी ट्यूब अगर सही जगह है, प्रॉपर प्लेसमेंट पे है, तो कैप्नियोग्राफी नॉर्मल होनी चाहिए थी। वहाँ पे CO2 का अमाउंट है, CO2 का जो कंसंट्रेशन है, सेचुरेशन है, वो नॉर्मल होना चाहिए था, बढ़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर CO2 का रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका प्लेसमेंट गलत हुआ है। तो इसके लिए कैप्नियोग्राफी भी की जाती है। कैप्नियोग्राफी हमारी हेल्प करती है कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो अपने प्लेस पर है कि नहीं है। नेक्स्ट वन है, एंडोट्रेकियल ट्यूब कब शुड बी इन्फ्लेटेड आफ्टर वेरीफाइंग द करेक्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो आपको इस इमेज में जो कफ दिख रहा है एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर, नॉर्मली क्या होता है, एडल्ट के अंदर कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज की जाती है और बच्चों के अंदर अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स यूज की जाती हैं। तो जब हम कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स यूज कर रहे हैं एडल्ट के अंदर, तो उस समय हमें क्या करना है, ट्यूब का प्लेसमेंट करना है, प्रॉपर प्लेसमेंट करना है। प्लेसमेंट करने के बाद हमें जो ट्यूब है उसके प्लेसमेंट को चेक करना है। अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया आपको कि ट्यूब को प्लेसमेंट को चेक करने के हमारे पास दो मेथड थे कि बाइलेटरल चेस्ट राइज दोनों बराबर होनी चाहिए, चेस्ट है वो बाइलेटरली इक्वली राइज होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक साइड से ज़्यादा उठ रही है किसी एक साइड से कम उठ रही है। तो बाइलेटरल चेस्ट राइज होनी चाहिए, साथ के साथ बाइलेटरल एयर एंट्री होनी चाहिए। बाइलेटरल एयर एंट्री का यहाँ पे मतलब है एस्कल्टेट कम करके हमें सुनना है, दोनों लंग्स के ब्रीथ साउंड को सुनना है। तो अगर दोनों लंग्स के अंदर ब्रीथ साउंड इक्वल है तो इसका मतलब है कि हमारी ट्यूब है वो प्रॉपर प्लेसमेंट के ऊपर है। जब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब प्रॉपर प्लेसमेंट के ऊपर है, उसके बाद हमें क्या करना है, उस कफ को इन्फ्लेट करना है। जो भी जिस भी प्रैक्टिशनर ने, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा, फिजिशियन होंगे, एडवांस प्रैक्टिस नर्स होंगी, क्रिटिकल केयर सिचुएशन के अंदर नर्सेज होंगी, उन जब तक वो प्रॉपर प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तब तक हमें क्या नहीं करना है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ है उसको, ये बैलून है उसको पायलट बैलून बोलते हैं, इसको पायलट बैलून को हमें क्या नहीं करना है, इन्फ्लेट नहीं करना है, ठीक है। अगर इन्फ्लेट कर देंगे तो उसकी गलत प्लेसमेंट पे हुई तो वहाँ पर ये इंजरी करने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि हाँ आपकी ट्यूब सही प्लेस पे है, तब तक हमें
जो बैलून है उसको इन्फ्लेट नहीं करना है, इस पॉइंट पे यही बताया गया है। नेक्स्ट वन, द कफ प्रेशर रिकमेंडेड टू असिस्टेंस इन प्रिवेंटिंग द ट्रेकियल डैमेज इज 20 to 30 सेंटीमीटर H2O। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लीज नोट कर लीजिएगा कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो कफ इन्फ्लेट किया जाता है उसका प्रेशर कितना रखना होता है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, तो 20 to 30 सेंटीमीटर H2O इसका नॉर्मल प्रेशर होता है। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर रखेंगे, इससे कम रखेंगे तो ट्यूब है वो डिस्लॉक होने के चांसेस होते हैं, साथ के साथ एस्पिरेशन का रिस्क भी होता है। अगर आप इससे ज़्यादा प्रेशर रखोगे तो हो सकता है जिस एरिया के अंदर वो बैलून फिट हुआ है वो वहाँ उस एरिया के अंदर की ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, साइनोसिस होगा, नेक्रोसिस होने के, पर्टिकुलर पार्ट में नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी कफ कम इन्फ्लेट कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना है कि हमें 20 to 30 सेंटीमीटर H2O ही उसका प्रेशर रखना है। नोट कर लीजिएगा, अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के दौरान जो कफ बैलून फुलाया जाता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ फुलाया जाता है उसको इन्फ्लेट किया जाता है, उसका प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो हमें बताना है 20 to 30 सेंटीमीटर H2O उसका नॉर्मल प्रेशर होता है। इससे कम होगा तो एस्पिरेशन होने के रिस्क है, क्योंकि जो ट्यूब है वो प्रॉपर प्लेस नहीं होगी तो हो सकता है जो भी सिक्रेशन है वो ट्रेकिया के अंदर चले जाएं, और इससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है इस एरिया के अंदर क्या हो जाए, नेक्रोसिस होने के चांसेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ मोर देन वन अटेम्प्ट इज नेसेसरी ventilate the patient with 100% oxygen using manual bag device with tight fitted face masks should be performed for 3 to 5 minutes before each attempt। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि मान लीजिए आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हो, आप अटेम्प्ट ले रहे हो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करने का, पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करने का पेशेंट की ट्रेकिया के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि आपको पेशेंट को एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप दोबारा अटेम्प्ट ले रहे हो, पहले अटेम्प्ट में कर रहे हो करो, लेकिन अगर आप एक या एक से ज़्यादा एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के लिए आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ हमें क्या करना है, वेंटिलेट करना है। ये हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यही रेस्पॉन्सिबिलिटी जब एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम सक्शनिंग करेंगे उस समय भी होगी हमारी। सक्शनिंग करने से पहले हमें पेशेंट को अच्छे से 100% ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, वेंटिलेट करना है। उसके बाद हम पेशेंट का मैक्सिमम 10 सेकेंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकेंड से कम ही रखना है। 10 सेकेंड तक, मैक्सिमम 10 सेकेंड तक हम क्या कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब की सक्शनिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दोबारा सक्शनिंग करनी है तो फिर से आप पेशेंट को 2 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट तक आप क्या करोगे, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ आप पेशेंट को वेंटिलेट करो, उसके बाद आप दोबारा सक्शनिंग का अटेम्प्ट ले सकते हो। सेम इधर बताया गया है, सेम ये भी यही बताया गया है कि जब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कर रहे हो और उस दौरान अगर आपको लग रहा है कि आपको एक या दो से अधिक अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे तो पेशेंट को सबसे पहले हमें क्या करना है, 100% ऑक्सीजन के साथ हमें क्या करना है, वेंटिलेट करना है। और उस समय हम वेंटिलेशन यूज करने के लिए क्या करेंगे, मैनुअल बैग होता है, ठीक है, बैग मास्क या एम्बू बैग होता है, हो सकता है हमारा, उस एम्बू बैग का यूज कर सकते हैं। मैनुअली वेंटिलेशन मास्क होते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर के साथ बेन सर्किट अटैच होता है, बेन सर्किट में एक ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग होता है, ठीक है, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। और वेंटिलेट करते समय में क्या करना है, फेस मास्क का यूज करना है पेशेंट के ऊपर। ये फेस मास्क जो वेंटिलेशन मास्क है वो मेरे चैनल के शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, वेरियस साइज के जो डिफरेंट साइज के मास्क हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फेस मास्क की जो साइज होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जो ये देखना होता है कि जो मास्क हम यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग वेंटिलेशन वो मास्क ग्लेबला से लेके चिन तक कवर करना चाहिए, जिससे वो पूरे फेस को कवर करेगा और अच्छे से वेंटिलेट पेशेंट को पेशेंट अच्छे से वेंटिलेट होगा। तो उस टाइम हमें, जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के लिए अटेम्प्ट ले रहे हैं, टू और मोर, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक अगर अटेम्प्ट लेने की जरूरत पड़ रही है तो हमें पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, वेंटिलेट करना है, बैग मास्क वेंटिलेशन का यूज करते हुए। और जो मास्क है वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए। साथ के साथ हमें कितनी देर तक वेंटिलेट करना है, 3 से 5 मिनट तक हमें क्या करना है, पेशेंट को वेंटिलेट करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट लेने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट,
It is important to always have alternative airway equipment at bedside of patient in case of difficult इंट्यूबेशन। मान लीजिए आपके पेशेंट का मालमपाती स्कोर है वो बहुत कम आ रहा है, पेशेंट आपका 3rd और 4th ग्रेड के अंदर स्टैंड कर रहा है। ड्यूरिंग मालमपाती स्कोर आपने किया, मालमपाती स्कोर का वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है, मैंने उसके बारे में डिटेल वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो मालमपाती स्कोर अगर है पेशेंट का और पेशेंट मालमपाती स्कोर के अकॉर्डिंग या मालमपाती ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका पेशेंट ग्रेड 3rd या ग्रेड 4th के अंदर स्टैंड करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जब भी हम पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो हम पेशेंट की बेड साइड के पास हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव एयरवे इक्विपमेंट्स रखने हैं, अल्टरनेटिव वे ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ में रखने हैं ताकि उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम क्या कर सकें, पेशेंट को वेंटिलेशन कर सकें। कब, अगर हमारा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन फेल होता है तो हमें दूसरे मेथड को यूज करना है, ठीक है, वेंटिलेट करने के लिए। और ये सब करने के लिए जब भी पेशेंट डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कर रहे हैं, जब भी हम किसी पेशेंट का डिफिकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, तो जो भी अल्टरनेटिव वे ऑफ एयरवे इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, पेशेंट के बेड साइड पे रखना है। हो सकता है कि आपको ट्रेकेस्टोमी करनी पड़ जाए, तो उसके लिए आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए, सक्शनिंग के लिए आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट की बेड साइड पे होनी चाहिए जब भी हम पेशेंट का, किसी भी पेशेंट जिसका एयरवे है वो काफ़ी डिफिकल्ट टू इंट्यूबेट है, उसको इंट्यूबेट करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये अल्टरनेटिव एयरवे वेंटिलेशन के इक्विपमेंट्स है वो हमें पेशेंट की बेड साइड पे रखने होते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन दोनों पॉइंट से हमें क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो सारा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आई होप आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।